हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हालचाल? सर्दी आ चुकी है और सर्दी का रिजल्ट दिख रहा है आपको। मेरी आवाज थोड़ी सी आज बैठी हुई है, परेशान मत को, समझ में आ जाएगा, ऐसा जरूर बोल दूंगा। तो बाल को आज अपन करने वाले हैं कक्षा 11वीं अकाउंटेंसी कैश बुक का चैप्टर। इस एक वीडियो में चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर के अगर नोट चाहिए तो आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, वहां से नोट मिल जाएंगे, जाके ले लेना। आप 11वीं में हो, हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कभी भूल जाओ कि सर नोट्स चाहिए थे, ढूंढ रहा हूं, कहीं मिल नहीं रहे हैं, किसी और चैप्टर के चाहिए हो, तो देखो नीचे एक नंबर डाल देता हूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे लिख देना सर 11वीं से हूं, नोट्स चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मिल जाएगा सब कुछ, टेंशन न को। चलिए शुरू करते हैं, इस नंबर को सेव भी कर लेना। तो आज हम बात कर रहे हैं कैश बुक की। पहले समझना ये कैश बुक है क्या और क्यों काम करती है। देखो, अब तक आपने जनरल पढ़ ली, लेजर पढ़ ली, यानी जब भी कुछ होता है बिजनेस में उसको लिख देते हैं, 2 3 4 5 6। अब क्या है, एक बिजनेस पूरे साल में हजारों ट्रांजेक्शन करता है। इमेजिन करो कि आप जनरल एंट्री कर रहे हैं 1000, 2000, 3000 जनरल एंट्री हो गई पूरे साल में। क्या मतलब रहा इसका कुछ? कोई मुझसे पूछे पैसा कितना है, रुको सारी एंट्रियां पढ़ने दो। कोई मुझे पूछे राम कितना है, सारी एंट्रियां पढ़ने दो। तो जब जनरल को संभालना मुश्किल हो गया तो बन गई लेजर, और राम का, शाम का, इन सब का नाम बन गया। कुछ ऐसी चीज थी जो हर बार आती जाती थी या हर बार जाती जाती थी, जिसको कहते हैं रोकड़ा यानी कैश। तो कैश इज अ वेरी फ्रीक्वेंट आइटम जो कि हमारे किताबों में आता है। पैसा आता भी है, पैसा जाता भी है, कुछ भी करो भैया, पैसे का लेन देन तो होना ही। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि कैश को अलग रखते हैं, इसको जनरल और लेजर इन दोनों से बिल्कुल अलग रखा जाएगा। यानी कि जो हम कैश की किताब बना रहे हैं वो जनरल एंट्री का सब्स्टिट्यूट है। ये किताब क्या है कि कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनकी आपको जनरल बनाने की जरूरत ही नहीं है। कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आपको उनकी जनरल बनाने की जरूरत ही नहीं है। उनको डायरेक्टली एक अलग किताब में रखा जाए। ओए भाई, किधर किधर किताब चली गई हमारी, किताब लाओ, ब्रिंग द बुक बैक। यस, हाँ, उनको एक अलग किताब में रखा जाएगा और उस किताब का नाम क्या होगा? उस किताब को हम बोलेंगे कैश बुक। क्या बोलेंगे? कैश बुक। देखो, जैसा नाम है इसका वैसा ही काम है। ये कैश बुक है, यानी कि रोकड़ वही है, पैसे को रिकॉर्ड करती है। तो यहां पर कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। उधार में सामान खरीदा, उधार में सामान बेचा, किसी को डिस्काउंट दिया, किसी से डिस्काउंट लिया, बाद में पैसे दे देंगे, कुछ नहीं। यहां सिर्फ और सिर्फ कैश यानी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जा रहा होगा और कोई भी ट्रांजैक्शन यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। सबसे आसान चैप्टर है आपकी पूरी 11वीं का। पर हां, अगर ये लॉजिक भूल गए तो मुश्किल हो जाएगा। लॉजिक क्या है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगे, अदर देन कैश कुछ नहीं आना। अगर आपके सामने कॉपी है लिख लो, सिर्फ कैश वाले ही लिखने हैं, बाकी सबको भाड़ में जान दो, नहीं लिखे जाते। समझ में आ गया? ये लॉजिक क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझो, जैसा मैंने आपको बोला कि जनरल बनाना मुश्किल है, कैश को लेकर के बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, इसलिए कैश बुक इज अ सब्स्टिट्यूट टू जनरल। जनरल एंट्री नहीं करनी होती है आजकल। अपन पुराना पढ़ रहे हो तो तुम्हें सब सिखाया जाता है, पर आजकल जनरल एंट्री नहीं करते, डायरेक्टली कैश बुक बनाते हैं। तो कैश बुक जनरल एंट्री हटा देती है और कैश बुक इकलौती ऐसी किताब है जो लेजर का भी काम करती है। यानी कि कैश बुक या कैश अकाउंट, दे बोथ आर सेम। ये क्या है? ये दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। यानी कि प्रैक्टिकली आप कैश का अकाउंट पढ़ रहे हो, इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं पढ़ना। क्लियर हो गया? तो ये जनरल का सब्स्टिट्यूट है और लेजर का भी सब्स्टिट्यूट है एक तरीके से। तो कैश की लेजर भी यही है, कैश की जनरल भी यही है। कैश को लेके बस इसी के अंदर लिखना है और कुछ भी कहीं भी आपको नहीं लिखना है। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे समझो। देखो, इसको एक दूसरे तरीके से और समझ लेते हैं पहले। कैश जो है, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं आपको उनको दो टुकड़ों में बांटते हैं। मान लो एक साल में आपने 3000 ट्रांजैक्शन करे, तो मॉडर्न अकाउंटिंग के अंदर उनको दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है। एक टुकड़ा होता है कैश ट्रांजैक्शन का, भाई जिसमें रोकड़ा रोकड़ा लिखना है, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है लिखना है। उसके लिए आज हम बना रहे हैं कौन सी किताब? आज हम बना रहे हैं अपनी कैश बुक। इसका जो अगला चैप्टर है जो आपका है अदर सब्सिडरी बुक के नाम से या स्पेशल पर्पस बुक के नाम से, जितने भी क्रेडिट यानी उधार के ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे उधार में खरीदा, उधार में बेचा, उनके लिए ये वाली किताबें बनाई जाती हैं। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जनरल प्रॉपर, जो कि अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ऊपर आई बटन मैंने वीडियो बना दी है, जाके उसको आराम से देख लेना, आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा।
तो आप जो है जो जनरल और लेजर पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वो बोरिंग और वो पुरानी चीज थे। आज की दुनिया में कैश बुक चलती है, आज की दुनिया में परचेज बुक, सेल्स बुक चलती है। समझ में आ गई मेरी बात को? अब अगर इस कैश बुक के अंदर चले कि भैया इसके अंदर क्या क्या लिखना होता है, पहले उस बात को समझो। कैश बुक का एक सिंपल लॉजिक है, इतना आसान लॉजिक है कि 1 साल के बच्चे को बोलो ना वो भी समझ जाए। लॉजिक क्या है? पैसा आया तो लिखो, गया तो लिखो, खत्म। क्या बोला? पैसा आया तो लिखो, गया तो लिखो, लॉजिक खत्म, आगे पीछे कुछ है ही नहीं। लिखे कहां पर? देखो, अगर पैसा आया है तो उसको लिख दो डेबिट में, और पैसा गया है तो उसको लिख दो क्रेडिट में, काम खत्म, घर जाओ, छुट्टी। कैश बुक का बस यही लॉजिक है। पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिख दो, जा रहा है तो क्रेडिट में लिख दो। क्योंकि अगर आप मॉडर्न या ट्रेडिशनल अप्रोच से बात करें, जो अपन ने पढ़ी थी ना, अकाउंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो कैश जो है वो रियल अकाउंट के अंदर आता है। और रियल अकाउंट का भी यही रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आया तो डेबिट करो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो कैश आता है आपके एसेट में, और एसेट का भी यही लॉजिक है, बढ़ रहा है तो डेबिट करो, घट रहा है तो क्रेडिट करो। तो लॉजिक सब जगह सेम ही रहता है, लॉजिक में कोई फर्क नहीं आता है। तो अपने को डेबिट जब भी आ रहा है और क्रेडिट जब जब जा रहा है। अगर इसका अकाउंट देखें या कैश बुक का फॉर्मेट देखें, तो देखो कैश बुक है ना आपके दो अलग अलग प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो अलग अलग प्रकार की होती है। एक होता है सिंगल कॉलम, एक होता है डबल कॉलम। पहले अपन सिंगल कॉलम पढ़ते हैं, उसी को समझेंगे, डबल कॉलम को बाद में देखेंगे। पहले पकड़ते हैं सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम का मतलब अमाउंट साइड एक ही अमाउंट लिखा हुआ है। देखो फॉर्मेट बिल्कुल आपका वही है जो लेजर में चलता है, डेट, तारीख, कौन से दिन को ट्रांजेक्शन हुआ, पर्टिकुलर किस वजह से हुआ, एलएफ मतलब लेजर फोलियो कि लेजर में कौन सी पेज पे आएगा, ये आपके किसी काम का नहीं, पतला सा डंडा बनाना और कोई काम नहीं है, खाली रहेगा ये। ठीक है, ये हो गया आपका अमाउंट कितना रोकड़ा है। ठीक है, सेम फॉर्मेट इधर, ये आपकी हो गई डेबिट साइड, ये आपकी हो गई क्रेडिट साइड, सेम लॉजिक, नथिंग एल्स। ठीक है, अब देखिए जैसा मैंने बोला कि पैसा अगर आ रहा है, कम्स इन, यानी रिसिप्ट साइड, तो आपको इधर लिखना है, और पैसा जा रहा है तो आपको इधर लिखना है। लॉजिक एंड, गेम ओवर। पैसा आ रहा है तो इधर, पैसा जा रहा है तो इधर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, इमेजिन करो कि दो लोगों की लड़ाई हो रही है, एक आपकी और एक किसी और आदमी की। दोनों लड़ लिए बहुत गंदे, खूनम खान हो गया। आप घर आए, घर वाले ने पूछा, पिताजी ने पूछा भैया गलती किसकी थी, तो आप क्या बताओ? सच बताना, क्या बताओ? गलती तो सर सामने वाले की थी। वो सामने वाला आदमी जब अपने घर गया होगा, उसके पिताजी ने उससे पूछा होगा, तो वो क्या बताएगा गलती किसकी थी? सामने वाले की। तो गलती हमेशा किसकी होती है? सामने वाले की, अपनी गलती नहीं होती। सेम लॉजिक यहां पर भी चलता है। जब आप कैश बुक में कोई भी चीज लिख रहे हो तो कैश के नाम से नहीं लिखोगे, तो बाय डिफॉल्ट है भाई, कैश में लिख रहे हो तो कैश ही है, नाम दूसरे वाले का है। जैसे राम ने मुझे पैसा दिया, राम ने मुझे पैसा दिया, कैश टू राम जनरल एंट्री होती है आपकी, है ना? राम ने मुझे पैसा दिया, तो मेरे पास पैसा आया, मान लो 10,000 रुपए दिए, तो मैंने लिखा भैया 10,000 रुपए आया, तो डेबिट साइड। क्यों आया? मैं लिखूंगा नहीं कैश की वजह से आया, मैं लिखूंगा भैया सामने वाला कौन है? राम, तो मैं लिखूंगा राम की वजह से आया। और लेजर का लॉजिक यहां पर भी आता है, इस तरफ लिखोगे तो टू लिखना पड़ेगा, इस तरफ लिखोगे तो बाय लिखना पड़ेगा, है ना? ये प्रीफिक्स है अपने दोनों, यानी कि इधर हमेशा टू आता है, इधर हमेशा बाय आता है। ठीक है, मान लो शाम को पैसा दिया, तो पैसा गया, मान लो 5,000 रुपए दिए, अमाउंट में लिखा 5,000। ठीक है, किसको दिया? शाम को दिया, सामने वाले का नाम लिखना है बाय शाम। सिंपल लॉजिक, क्लियर हो गया? तो गलती हमेशा दूसरे की होती है, यही लॉजिक आपको अकाउंट में हर जगह लगाना। अब कैशबुक को क्वेश्चन करने से पहले दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जब हम सिंगल कॉलम कैशबुक बना रहे हैं, यानी कि एक ही अमाउंट का कॉलम है, देखो इस तरफ भी एक है, इस तरफ भी एक है, तो कैश मतलब जेब में पड़ा हुआ पैसा, और कुछ कैश नहीं है। मेरी जेब में जो पैसा है वही कैश है, बैंक में मेरा पैसा है वो कैश नहीं है, वो बैंक है। ठीक है, तो अगर बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन आपको दिखता है तो उसको यहां रिकॉर्ड नहीं करना है, अलग से लिख दो। जैसे क्वेश्चन में मान लो आ गया कि आपने जो है चेक किसी को दे दिया, नहीं लिखना है, अलग से नीचे लिख दो नोट बना के कि भाई चेक जो दिया है वो बैंक का है, कैश का नहीं है। कोई उधार का ट्रांजेक्शन आ गया तो आपको उसकी कोई एंट्री इसमें नहीं होगी, उधार का काम ये करता ही नहीं है, ओनली रोकड़ा। कोई डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट डिस्काउंट कोई नहीं लिखना भाई, 3,000 का पेमेंट था 2,000 ही आए, 1,000 का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मत लिखो, जितना आया उतना लिखो।
तो कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कोई डिस्काउंट वाली चीज यहां पर नहीं लिखी जाती है। ओनली अमाउंट ऑफ मनी जो आपने रिसीव किया है वो लिखना, बाकी सबको भाड़ में जाने दो। क्लियर हो गया? और बेहतर समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको बिल्कुल लॉजिक शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हमको दिख रहा है, मतलब है इसमें 15-20 एंट्रियां तो है ना। और कैशबुक के हर क्वेश्चन में इतनी एंट्री आती है और हमें लगता है भैया डर गए, पर डरने की बात नहीं है। हमारा तो लॉजिक बड़ा क्लियर है। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, बाकी जान दो भाड़ में। क्या बोला? आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, बाकी जान दो भाड़ में। तो चलिए एक सिंगल कॉलम कैशबुक बनाते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं कि इन एंट्रीज को कैसे पोस्ट करना है। तो अगले पेज पे पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूं, ताकि आपको और मेरे को दोनों को ना बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ऐसा बड़ा सा बनाते, टेढ़ा हो गया ना? टेढ़ा हो गया क्या? बहुत ज्यादा नीचे ही गिर गया। वापिस बना भाई, ई लो। अब ठीक है, डीपा डीपा फॉर्मेट है। डीपा फॉर्मेट सर मतलब डेट, डेट थोड़ी छोटी बना लेते हैं, पर्टिकुलर और अमाउंट। पर्टिकुलर और अमाउंट ये दो में बहुत सारी चीजें लिखते हैं, तो इनको बड़ा बनाया करो, अमाउंट थोड़ा बढ़िया बनाया करो। ऐसा नहीं हो कि ऐसा यूं यूं जीरो जीरो ऐसा करके लिखो आप, है ना। अमाउंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टोटलिंग वोटलिंग करने में आसानी रहती है। ठीक है, लेजर फोलियो में बना लो छोटा सा, मैं बना देता हूँ। ये लो, इतना पतला, क्योंकि इसमें वैसे भी कुछ नहीं आना है, तो बनाओ नहीं बनाओ एक ही बात है, पर स्टिल फॉर्मेट फॉर्मेट होता है। देखिए, मुझे पता है आज तुम्हें मेरी आवाज में ऐसा लग रहा होगा गिटार बज रहे हैं, पर क्या करूं, कमिट कर दिया था मुझे कि मेरे को अगले एक हफ्ते तुमको रोज वीडियो देनी है, रोज क्लास लेनी है, तो बोल दिया जो बोल दिया। का है कैशबुक सिंगल कॉलम, ये मैं लिख रहा हूं समझने के लिए, बाकी कैशबुक ही लिखते हैं अपन। ठीक है, चलिए क्लियर है, शुरू करें। ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट बन गया है, इस फॉर्मेट के साथ शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, सबसे पहले चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, यहाँ 2020 लिखा हुआ और पूरा डेट्स लिखी हुई है, तो हमारे लिए आसान होगा कि जब हम फॉर्मेट बनाए यानी कि क्वेश्चन शुरू करें, तो क्वेश्चन में 2020 पहले यहां लिख देते हैं। इससे क्या होगा, मुझे बार बार 1 मार्च 2020, 25 अप्रैल 2020 ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा, हर बार 2020 नहीं लिखना पड़ेगा, ऊपर एक हेडिंग में 2020 हो गया। अगर बीच में कहीं साल बदलता भी है तो यहाँ फिर 2021 लिख के फिर नीचे लिख दूंगा। ठीक है, तो आसान करो, जितना आसान अपन कर सकते हैं ना उतना आसान कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है, राजेश कमेंट्स बिजनेस विथ कैश 65,000 रुपए। राजेश भैया जो थे, उन्होंने बिजनेस में 65,000 रुपए डाले। तो मैं हूं बिजनेस, मैं राजेश नहीं हूं, मैं तो बिजनेस हूं। तो राजेश ने मेरे को 65,000 रुपए दिए ताकि धंधा चले, तो मेरे पास पैसा आया, पैसा इन हुआ। ठीक है, तो भैया पैसा इन हुआ, तो हमने लिखा टू, अरे क्या भाई जगह तो छोड़ ले, टू किस नाम से लिखेंगे, कैपिटल के नाम से लिखेंगे, है ना। राजेश के नाम से क्यों लिखे भाई, मालिक है वो, ऐसा क्या, इज्जत तो दो मालिक को। कितना, 65,000 रुपए हमने यहाँ पर लिख दी। एक डाल लेते हैं तारीख, अच्छा 1 मार्च से शुरुआत की उसने, तो मार्च 1। ठीक है, सिंपल, आगे बढ़ो। बॉट गुड फॉर कैश, राजेश भैया ने सामान खरीदा है कैश में 6,850 रुपए का। ठीक है, सामान खरीदा है तो पैसा गया, तो मार्च 3 बाय परचेस अकाउंट 6,850। बस पैसा देखना है आपको, पैसा आ रहा है जा रहा है, बाकी सब बाद में जान दो। पेड कैश टू मोहन, मोहन भैया को कैश दिया है, कितना कैश दिया है आपने, मोहन भैया को कैश दिया है 950 रुपए, कैश दे दिया, तो पैसा गया। ये डेट का कॉलम ज्यादा टेढ़ा लग रहा है मेरे को, सीधा करो इसको, टेढ़ा उतना ही बनेगा जितना मैं चाहूंगा। हाँ, बाय मोहन कितना था, 950 था ना, 950 रुपया, मार्च 5। हाँ, अगला है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मार्च 4 थी वो, ध्यान रख। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया, तो मेरे पास से रोकड़ा चला गया, बैंक में चला गया ना, मेरे पास से तो गया, तो कितना गया, 40,000। राम पैसा जमा करा दिया 40,000, तो शर्म नहीं आ रही तेरे को, है तेरे पास पैसा, है और है पैसा, पैसा है तेरे पास, पक्की बात है ना, मेरे को क्यों लग रहा तू गरीब होने वाला थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 40,000 रुपए जमा करा दिए, तो बाय बैंक अकाउंट 40,000 रुपए आपने जमा करा दिए, मार्च 6। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, पता लगे जगह कम पड़ गई। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदिया कैश में, तो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, वही पैसा जा रहा है, हर जगह जा ही जा रहा है, आ ही नहीं रहा है पैसा। बाय फर्नीचर अकाउंट, तारीख क्या थी,
तारीख है 6 मार्च को ही किया 4650, तो 4650 मार्च 6। ठीक है, अगला है पैसा आया, सोल्ड गुड फॉर कैश 30,000 रुपए। 30,000 रुपए में सामान बेचा और पैसा आया 30,000। पैसा आया इन टू सेल्स अकाउंट, कितना? 30,000 रुपए, मार्च 9। ठीक है, अगला है पेड वेजेस इन कैश 1200 और पेड स्टेशनरी इन कैश 400। दो लिख रहे हैं मेरे को, पास पास में पेड पेड है, तो दोनों कर देते हैं 12-13 मार्च। बाय वेजेस मतलब दिहाड़ी, बाय स्टेशनरी किताब कॉपी, कितना? 1200 और 400, मार्च कौन सी थी? 12-13, 12 और मार्च 13। ठीक है, अगला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान वापिस बेच दे। क्या बात है, 25,000 का सामान वापस बेच दिया टू सेल्स अकाउंट और 25,000 का सामान आपने फिर बेच दिया। तारीख क्या थी? तारीख थी 15 मार्च, मार्च 15। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है पेड फॉर मिसलिनियस एक्सपेंसेस। देखो मिसलिनियस एक्सपेंस का मतलब होता है छोटा मोटा, है ना? छोटा मोटा आपने कोई सामान जो है वो उस खरीदा है, उसके बदले में आपने पैसा दिया है। अच्छा ठीक है, तो कितना है? 450 रुपए का मिसलिनियस एक्सपेंस आपने करा है, तो यहां लिखा बाय मिसलिनियस एक्सपेंस। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसा देखो बस। तो कितना? मार्च है 17, पेमेंट है 450, 450 मार्च है तुम्हारा 17। आगे देखिए, ये देखो थोड़ा सा ये टेढ़ा लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा सुधार देता हूं। हाँ अब वो सीधा हो गया। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश, डिस्काउंट कैश, डिस्काउंट अलाउड है 150। ये कैसे लिखा हुआ है? ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है। ये रिसीव्ड कैश इतना लिखा हुआ है और डिस्काउंट इतना लिखा हुआ है। ये जो अपना टेढ़ा हो रहा था ना, ये इसी वजह से हो रहा था। देखो, तो राकेश से पैसा मिला 4,850 और हमने उसको डिस्काउंट दिया 150 रुपए का, यानी कि टोटल 5,000 मिलने थे, 4,850 मिले हैं और 150 रुपए का हो गया डिस्काउंट। तो कैश बुक में डिस्काउंट तो लिखते नहीं है, तो डिस्काउंट भैया यू गो होम, आई डोंट केयर। मैं तो सिर्फ वो लिखूंगा जो पैसा मिला है। तो कितना मिला है? 4,850 मिला है राकेश से, तो टू लिखेंगे, टू राकेश 4,850 रुपए आपको मिल गए। मार्च थी ये 19 थी शायद, 19। ठीक है 19। ठीक है, अब देखो सर फिर वो डिस्काउंट का क्या होगा? तो आप जब कैश बुक खत्म करेंगे ना, तो यहां बंद करके या नीचे लिख देना कि मार्च 19 कैश डिस्काउंट 150, नॉट अ कैश बुक ट्रांजेक्शन या नॉट अ कैश ट्रांजेक्शन, ऐसे करके लिख देना। ठीक है ना, इससे टीचर को लगेगा कि हाँ भाई बच्चे में दम है और नंबर बढ़िया मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, परचेज गुड, सामान खरीदा आपने 2,500 रुपए का। ओहो, ये तो सब पैसा पैसा ही चला गया। कितने का? 2,500 का। तो बाय परचेज 2,500। ठीक है, मार्च कितना है? मार्च है आपका 22 मार्च। ठीक है, ठीक है, अब देखो बहुत सारी चीजें अपन ने दी है। कहा गया? पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड इलेक्ट्रिसिटी, पेड एडवर्टाइजिंग, पेड इनटू बैंक। 5 पेड 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 हो गए। ठीक है, 15,900, 350, 400, 25,000। ओहो, जिंदा रहने दोगे तुम? 15,000 याद करना, 15,900, 350, 400, 25,000। 15,900, 350, 400 और 25,000। 425,000। जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने, मैं कही थी। ऊपर लिख दे इसको, यहाँ लिख देता हूँ उसको, है ना? मान लेना ना यार, या नहीं नीचे लिखेंगे फिर बोलोगे सर ऐसे कैसे? डेट के हिसाब से चलो ना, सही बात है। ठीक है, और 5 चीजें यहाँ लिखी है, उन 5 का नाम अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अपने पास जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाकी 5 चीजों का नाम यहाँ पे अपन लिख देंगे। ठीक है ना? हट भाई, अब बात करते हैं इसकी बैलेंसिंग। 4-0 गड़बड़ हो जाती है भाई। ठीक है जी, अब आगे समझो। पूरा क्वेश्चन हो गया, अब निकालते हैं इसका बैलेंस। बैलेंस का मतलब भैया
पूरा महीना खत्म होने के बाद मेरी जेब में पैसा कितना बच रहा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए बैलेंस निकालने का तरीका वो ही रहेगा जो सब में रहता है ना। लिख देता हूं यार, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजिंग, बैंक। तो सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजिंग, बैंक। ठीक है, अब मत बोलना क्वेश्चन आधा छोड़ दिया, पूरा करा मैंने। हाँ नहीं तो तारीख भी डालू, तारीख भी लो, 22, 25, 28, 29, 31, 22, 25, 28, 29, 31, पूरा करा मैंने। हाँ जी, आगे बढ़े, चलो अब निकालते हैं बैलेंस। देखिए बैलेंस कैसे निकलेगा आप ध्यान से समझ लेना, वैसे तो वही लेजर वाला ही तरीका होता है इसमें, पर ठीक है याद दिला देते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो बैलेंस कैसे निकाला जाता है, किसी भी अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालते हैं, पहले दोनों साइड को सेपरेटली टोटल कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको टोटल करते हैं, देखो 60, 2 80, 1 90, 120, 1,24,850 रुपए हो गए। ठीक है, मेरे को कैलकुलेशन करना पसंद है क्योंकि मैं मैथमेटिक्स वाला हूं, तो ऐसा करना मजा आता है। ठीक है, पर हाँ ये थोड़े ज्यादा है तो इनको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, है क्या, चलो इसको कर लेते हैं, वरना सेपरेटली भी कर लेंगे, पर क्या है चलती क्लास में भाजीपाला हो अच्छा नहीं लगता ना। किधर है भाई, 10 रुपए भी गलत आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 6,850 प्लस 950 प्लस 40,000 प्लस 4,650 प्लस 1,200 प्लस 400 प्लस 450 प्लस 2,500 प्लस 15,000, कुछ छोड़ोगे तुम खाते में, 900 प्लस 350 प्लस 400 प्लस 25,000, ये आया तुम्हारा 98,650। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ भाई सब कुछ सही करा है ना। 6,850, 950, 40,000, 4,650, 1,200, 400, 450, 2,500, 15,000, 900, 350, 400 और 25,000। ठीक है, ओके वेल एंड गुड है। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना, ये आ गया अपना बेसिक टोटल दोनों साइड का। अब क्या करते हैं, दोनों साइड में जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिखेंगे। एक 24,850 ज्यादा है, दोनों तरफ लिख दिया। अब माइनस करेंगे, एक 24,850 में से 98,250 तो 98,650 को 0 0 2, ये कितना हो गया, 8 और 6 14, अच्छा हाँ 6 और 11 2, 26,200। एक बार और कर लेते हैं, वैसे तो 26,200 ही आएगा। एक 24,850 माइनस 98 650, 26,200 परफेक्ट। अब देखो जहां कम आ रहा है उस तरफ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 26,200, ये बताता है कि हमारे पास कितना बैलेंस बाकी है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लो, लिखा ये क्रेडिट साइड में है पर एक्चुअल में ज्यादा पैसा किस तरफ पड़ा है, डेबिट साइड में। सो दिस इज नोन एज डेबिट बैलेंस। तो सर फिर क्रेडिट में क्यों लिखा, अरे क्रेडिट में इसलिए लिखा है क्योंकि यहां कम पड़ रहा था, हमें क्या दोनों का टोटल बराबर करना होता है ना, इसलिए हमने भाई यहाँ पे बैलेंस बचा। अब जब अगले महीने एक कैशबुक बनेगी ना तो शुरुआत यहां से होगी, टू बैलेंस बीडी 26,200, ऐसे करके हम शुरुआत करेंगे, तो वापस ये घूम के यहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डेबिट में बैलेंस आ रहा है आपका, डेबिट का बैलेंस पड़ा है 26,200 रुपए कैश में, यानी कि आपकी जेब में 26,200 होने चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कैशबुक का बैलेंस सिंगल कॉलम हमेशा डेबिट में आएगा, कुछ भी हो जाए क्रेडिट में नहीं आएगा। यानी कि कभी ऐसा नहीं होगा कि ये अगर एक 24,850 है तो एक 25 भी निकल जाए। लॉजिक सर, लॉजिक बड़ा सिंपल है, मेरी जेब में 100 रुपए पड़े, कितने खर्च कर पाऊंगा मैं, 20 रुपए, 30 रुपए, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, क्या इन 100 रुपए में से 110 खर्च कर पाऊंगा, नहीं। अगर 110 खर्च करने तो पहले कहीं और से 10 रुपए और लाने पड़ेंगे ना, तो वापस से वो डेबिट में आ जाएगा जब पैसा आया। तो कैशबुक का हमेशा बैलेंस डेबिट साइड ही आता है, यानी डेबिट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड इन कैशबुक सिंगल कॉलम, एवरी टाइम। एक नंबर का एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, समझ में आया, छाप लो, उसको छापना है, छापो 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 छापो, मैं साइड हो जाऊं, इजी है वैसे, क्या ही छापोगे। ठीक है, अब ये तो हो गई सिंगल कॉलम। अब देखो क्या है, जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमें समझ में आया कि आजकल कैश का ट्रांजैक्शन कम हो गया है।
और यूं कहें कि कैश के साथ साथ बैंक का ट्रांजैक्शन भी बढ़ गया। यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, कहीं भी टका टका टका, बिजनेसमैन तो चेक फाड़ देते हैं। तो क्या होता है, ये चेक फाड़ने वाला जो लफड़ा है या ये यूपीआई से पेमेंट करने वाला जो लफड़ा है, इसने बैंक के ट्रांजैक्शंस को भी इंक्रीज कर दिया है और ये बराबर से आ गए, यानी कि कैश जितना है उतना ही बैंक भी आ गया है। तो भाई सादा तरीका तो ये है कि कैश का तुमने बुक बनाई है, ऐसी बैंक की भी बुक बना लो, काम खत्म हो गया, आसान हो गया। ठीक है ना? तो जैसे कैश की बुक बनाई वैसी बैंक की बुक बनाओ, काम हो गया। पर देखो हम कॉमर्स वाले, और कॉमर्स इज इक्वल टू आलस। आलस। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि भैया अगर मुझे सबसे मुश्किल काम देना है ना, तो मैं सबसे आलसी आदमी को दूंगा, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका निकाल लेगा उसको करने का। हम कॉमर्स वाले भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। हमने क्या सोचा कि भाई दो दो खाते क्यों बनाए, वाई डोंट मर्ज बोथ ऑफ देम, और हमने एक ऐसा खाता बनाया जिसको बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। फर्क क्या है, ये कैश का खाता बनता, कैश बुक बनती, ये बैंक बुक बनती, बैंक बुक ही बोलता उसको, दोनों का फॉर्मेट सेम होता। तो हमने क्या कहा, जब भैया पूरा फॉर्मेट सेम ही है तो जो अमाउंट वाला कॉलम है उसको दो टुकड़ों में बांट देते हैं, यानी कि इस तरफ कैश का अमाउंट लिख देते हैं, इधर बैंक का अमाउंट लिख देते हैं, इधर भी कैश का अकाउंट लिख देते हैं और बैंक का अमाउंट लिख देते हैं। यानी कि हमने क्या किया, अमाउंट वाले कॉलम को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। समझ गए? तो अगर कैश में पैसा आया है तो इधर लिख देने का, बैंक में या चेक के थ्रू पैसा आया है तो इधर लिख देने का, सेम, सिंपल। बाकी कोई लॉजिक नहीं, वही आ रहा है तो डेबिट, आ रहा है तो क्रेडिट, सब कुछ सेम है। बस हमने क्या करा कि भैया अलग अलग दो खाते बनाने की जगह एक ही खाता बनाया, अमाउंट वाले को बीच में से तोड़ दिया। समझ गए? कैश में आया तो कैश में लिखो, बैंक में आया तो बैंक में लिखो, कैश में से गया तो कैश में से जाओ, बैंक में से गया तो बैंक में से जाओ, सिंपल, और कोई लॉजिक ही नहीं है। और जो ये बीच में पर्टिकुलर है ना, ये भाई ये है सरकारी, ये क्या है, सरकारी, क्यों बोले तो कॉमन। कैश में से भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, इधर ही लिखना है, बैंक में से भी हो रहा है तो भी इधर ही लिखना है, मतलब पर्टिकुलर में दोनों किताबें मिक्स हो गई है। ठीक है, बस अमाउंट अमाउंट में दोनों क्या है, अलग है, क्योंकि जनरली हमें कोई मतलब नहीं है किधर से आ रहा है किधर से गया, हमें तो देखना है अमाउंट कितना है। तो अमाउंट वाले अलग अलग कर दिए और ये पर्टिकुलर दोनों सेम कर लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे किसी ने 5,000 रुपए कैश दिया, तो मैं यहां लिख दूंगा, नाम उसका यहां पर डाल दूंगा। मुझे किसी ने 5,000 रुपए का चेक दिया तो मैं उसको यहां लिख दूंगा। मैंने किसी को 10,000 की पेमेंट कैश में करी, क्रेडिट साइड। मैंने किसी को 10,000 की पेमेंट चेक से करी, डेबिट साइड। समझ गए? ये पर्टिकुलर दोनों जगह कॉमन रहेगा, यानी कि कैश में है तो भी पर्टिकुलर में लिखना है और उसमें है तो भी आपको पर्टिकुलर में लिखना है। आप समझे इसको डबल कॉलम कैश बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अमाउंट के जो कॉलम है ना वो डबल बनेगा, दो बने। ऐसे ना पहले ट्रिपल कॉलम भी चलती थी, इसमें डिस्काउंट भी आता था, पर वो अब नहीं है आपके, तो डबल कॉलम तक ही आपको दिमाग लगाना है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि कैश का हमेशा बैलेंस डेबिट आएगा, बैंक का बैलेंस डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है, क्योंकि बैंक वाले हमें एक फैसिलिटी देते हैं जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि भैया आपके खाते में अगर 1 लाख है तो आप 1,10,000 तक निकाल सकते हो, 10,000 का उधार लेके। ठीक है ना? तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। तो बैंक में कोई भी बैलेंस आ सकता है, क्रेडिट और डेबिट दोनों, जबकि कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस ही आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? एक बार इसका फॉर्मेट देखो, सेम वही फॉर्मेट है, बस अमाउंट के दो कॉलम हमने डाल दिए। ऑल्दो ये दोनों किताबों में कोई फर्क नहीं है, बस एक दो ऐसे टेढ़े मेढ़े ट्रांजेक्शन है जो आपको शायद कंफ्यूज कर देंगे। कैसे ट्रांजेक्शन? इमेजिन करो कि मेरी जेब में 10,000 रुपए पड़े, मैंने वो बैंक में जमा करा दिए। नॉर्मल कैश बुक में क्या हो रहा था, कैश चला गया भैया, पैसा क्रेडिट में लिख दिया। पर ये डबल कॉलम कैश बुक में तो बैंक भी है और बैंक बोलेगा भैया मेरे पास तो आया, कैश बोलेगा मेरे पास तो गया है और बैंक बोलेगा मेरे पास तो आया, और ये दोनों भाई एक ही खेल में, यानी ये दोनों इसी अकाउंट में बने हुए। तो इनको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ऐसी एंट्री जो बोथ डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड ही अफेक्ट डाल रही होंगी। ये डेबिट में भी लिखा जाएगा और क्रेडिट में भी लिखा जाएगा। कैसे? समझो, बहुत आसानी से समझाता हूं। इमेजिन करो कि आपने पैसा बैंक में डाल दिया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो आपकी जेब से क्या गया, कैश चला गया। तो आपने लिखा कि भैया कैश तो गया, तो 5,000 रुपए मान लेते हैं निकाले और जमा कराए, तो 5,000 रुपए तो चले गए। अब बैंक के नजरिए से सोचते, बैंक वाला बोलेगा भाई मेरे पास तो 5,000 आए हैं क्योंकि आपने अपने ही खाते में जमा कराए हैं, तो बैंक के खाते में कहां लिख देंगे, डेबिट साइड। समझ गए? तो कैश के खाते में क्रेडिट मतलब कैश निकला और बैंक के खाते में डेबिट मतलब बैंक के खाते में चला गया।
समझ गए? इसको याद रखने के लिए हम दोनों में सी लिख देंगे एलएफ में, मतलब ये कॉन्ट्रा है, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए। समझ गए? अब बारी आती है कि सर इनमें नाम क्या लिखें, मतलब यहां कैश लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, क्या लिखें? तो जैसा मैंने अभी बताया था कि दो लोगों की लड़ाई में गलती हमेशा सामने वाले की होती है, तो यहां पर कैश में अमाउंट लिखा है तो गलती बैंक की मानी जाएगी, यानी कि टू बाय बैंक लिखेंगे। और इधर बैंक में अमाउंट लिखा है तो टू कैश लिखेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आसान है। एक और तरीके से समझिए, ये तो पैसा जमा कराना हुआ, मान लो आपने 10,000 रुपए निकाल लिए, विड्रॉ करें, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा जो है वो विड्रॉ करा है, तो पैसा आपके पास आया है ना, तो आया तो कैश डेबिट हो गया और बैंक के खाते में से चला गया। आपने बैंक में से पैसे निकाले तो बैंक के खाते में से पैसा गया, तो बैंक के खाते में लिखा क्रेडिट साइड, 5 क्या 10,000 लिखो, कंफ्यूज नहीं हो, 10 लिख देते हैं, है ना। तो बैंक में से गया तो बैंक में क्रेडिट साइड लिखा और कैश में आपके हाथ में आ गया इसलिए कैश में डेबिट साइड लिखा। अगेन सी सी यानी कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, अब बारी आती है लिखें क्या पर्टिकुलर में, तो यहां कैश लिखा हुआ है तो यहां लिखेंगे टू बैंक, और यहां बैंक में अमाउंट लिखा हुआ है तो लिखेंगे बाय कैश। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? सिंपल है, आसान है। चलो एक आखिरी एंट्री जो आपको इसमें परेशान कर सकती है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है। क्या होता है, देखो आपने भी देखा होगा आपके पापा मम्मी को है ना, कभी चेक लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि चेक आया और आपने बैंक में जमा करा दिया। चेक आता है 2-4 दिन घर पड़ा रहता है, फिर पापा ने बोला भैया जब जाएंगे, या मम्मी ने बोला जब जाएंगे तो बैंक में डालते हुए चले जाएंगे। ये बड़ा नॉर्मल प्रोसेस होता है कि चेक आ गया और 2-4-6 दिन बाद चेक जो है बैंक में जमा हो जाए। अब ये पेमेंट तो आ चुका है आपके पास, तो लिखना तो कहीं पड़ेगा, पर बैंक में वो पैसा तो 6 दिन बाद आएगा जब मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कराऊंगा। तो देखिए, व्हेन चेक इज रिसीव्ड एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक इन सेम डे, मान लेते हैं कि राम से मुझे 10,000 रुपए मिले 25 तारीख को, चेक में 10,000 का चेक मिला और मेरा जाना नहीं हुआ तो मैंने 2-3 दिन घर पे रखा, 28 तारीख को 3 दिन बाद वो मैं जाके बैंक में जमा करा दूंगा। तो सर क्या करें अब? अगर मैं लिखूं कि 25 तारीख को पेमेंट आ गया तो मेरा खाता बोलेगा भैया आया ही नहीं। अगर मैं लिखूं 28 तारीख को पेमेंट आया तो राम भैया चिल्लाएंगे मेरे पे, बोले मैं तो 3 दिन पहले पैसे दे दिया। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे एंट्री करते समझना। 25 तारीख को हम एंट्री करेंगे, पैसा आ रहा है मेरे पास, तो हम लिखेंगे चेक इन हैंड टू राम। क्या लिखा? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड का मतलब मेरे हाथ में चेक आ गया, इसकी कैशबुक में नहीं होगी कोई एंट्री, नहीं करनी कोई एंट्री, कोई एंट्री नहीं करोगे। 3 दिन बाद जब आप पैसा जमा कराओगे बैंक में 28 तारीख को, ये 25 की, तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, ये जनरल एंट्री है। पर सर कैशबुक में कैसे करेंगे? कैशबुक सिंपल है, बैंक में पैसा आ रहा है तो हमने एक लिख दिया टू चेक इन हैंड, और जितना भी पेमेंट हुआ है वो पेमेंट आप यहां लिख दोगे बैंक में। समझ गए? तो सर उस तारीख को जिस तारीख को चेक मिल गया कोई एंट्री नहीं करनी है। तो अगर आपको चेक मिल गया आपने डायरेक्टली जमा करा दिया तो वो तो बैंक में गया, पर अगर आपने लेके रख लिया है 2-3 दिन बाद जमा कराओगे तो फिर आप उसकी कोई एंट्री नहीं करोगे। समझ में आ गया? कब तक? जब तक आप जमा नहीं कराते, जिस डेट को जमा कराओगे उसकी एंट्री करेंगे। बेहतर समझने के लिए चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूं। इस क्वेश्चन में सब कुछ है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े भी होंगे, थोड़ा सा चेक इन हैंड भी हो सकता है। तो लेट अस हैव अ ग्रेट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें अपन सब चीजें समझते हैं। तो यहां पर एक डबल कॉलम अपने को चेकबुक बनानी, कैश बुक बनानी है। ठीक है, जिसमें देखो कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, मतलब शुरुआत से ही इनके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है। तो पहले तो मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूं जिसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। ये लीजिए प्रीम भरा फॉर्मेट, अगली बार से स्केल लेके आऊंगा। बिना स्केल के बना सकता हूं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। देखिए डेट, पर्टिकुलर, कैश का अकाउंट अमाउंट, बैंक का अमाउंट। ठीक है ना, ये लिखा कैश, ये लिखा बैंक। एलएफ भी बना दो छोटा सा। अच्छा, डबल कॉलम में एलएफ बनाना बहुत जरूरी है, वरना कॉन्ट्रा एंट्री का सी का लिखोगे। ठीक है, इधर भी करते हैं डेट, पर्टिकुलर, कैश बैंक। ये थोड़ा छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा पर चलेगा, इट्स ओके, वापिस नहीं बना रहा मैं। एलएफ, पर्टिकुलर,
डेट कैश बुक। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो, डबल कॉलम। ये हो गया तुम्हारा डीआर, ये हो गया सीआर, ये हो गया तुम्हारा पर्टिकुलर, ये हो गया तुम्हारा डी। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करें। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जून की तारीख है, पूरा जून का ट्रांजेक्शन है, 2019 जून डाल लेते हैं। ठीक है, 2019 क्यों लिखा हुआ है, 2025 लिखेंगे हम तो, है ना, 25 लिखेंगे हम, 2025 दोनों तरफ लिख देते हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो 1 जून की कहानी है। 1 जून को कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है। देखो कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, कोई डाउट ही नहीं है। बैंक का बैलेंस पता नहीं है डेबिट है या क्रेडिट है, तो जब तक बताए नहीं तब तक आपको डेबिट ही लिखना है। अगर लिख दे ब्रैकेट में आ जाए कि ओवरड्राफ्ट, तो फिर आपको क्रेडिट में डाल देना है। तो ये कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस 5000, 17500। तो यहां हमने लिखी, तारीख डाली जून 1 बाय क्या, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 5000 और 17500। ठीक है जी, सिंपल है, दोनों का बैलेंस अपन ने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट डिपॉजिट इन फर्म बैंक अकाउंट। ओह, कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने इतना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है कि हमें पता ही नहीं चला भैया। इन्होंने क्या बोला कि भैया मैंने कोई मेरा फोन वोन बेचा, उसको बेच के जो पैसा आया उस पैसे को मैंने बैंक में डाल दिया फर्म के। तो देखो मैंने मेरा पर्सनल फोन बेचा है, फर्म को कोई लेना देना नहीं है, तो फोन बेचना कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। मैंने तो क्या करा, पैसा था उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो पैसा बैंक में चला गया। कितना गया, 5000, और मैंने जमा कराया है तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितना, 5000 रुपए बैंक के खाते में पहुंच गए हैं मेरी फर्म के। जून तारीख हो गई आपकी 5। चलिए अगला है, चेक रिसीव्ड इन एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक। सेल के बदले में चेक मिला और आपने उसको इंस्टेंटली बैंक में जमा करा दिया। इंस्टेंटली बैंक में जमा करा दिया तो कैश इन हैंड रखा ही नहीं एक भी दिन, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे भैया बैंक में पैसा चला गया। ठीक है जी, हाँ, कितना गया, कितना गया, कितना गया, 50,000 रुपए चेक मिल गया है, बैंक में पैसा आ गया है 6 जून को। तो जून 6 टू सेल, देख रहे हो कैश कैसा लावारिस हो गया, कोई अमाउंट ही नहीं आ रहा है, 50,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेड टू एस बोस बाय चेक 15,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 200। मतलब क्या, 12,500, डिस्काउंट रिसीव 200, यानी कि बोस बाई को पेमेंट करी चेक से और 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो देखिए चेक आपने बनाया है 12,500 का, 200 का डिस्काउंट अलग है। ठीक है, तो डिस्काउंट तो लिखते ही नहीं है, तो डिस्काउंट इज नॉट रिटन इन कैश बुक, ये तो आएगा ही नहीं। बस 12,500 का आपने चेक बनाया है, तो देखिए बाय एस बोस 12,500 बैंक में से गए। तारीख क्या थी, तारीख थी आपकी जून 7, जून 7। ठीक है जी, ठीक है भाई, बोस भाई साहब पेमेंट गई आपको। ठीक है, पेड वेजेस इन कैश, चलो कुछ तो आया। कैश में अपन ने दिहाड़ी दी है 3,000 रुपए, तो बाय वेजेस 3,000 रुपए अपन ने दिहाड़ी दी है। तारीख क्या है, तारीख है आपकी जून 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट टू बैंक। ए मुखर्जी से एक चेक मिला और उसको इंस्टेंटली बैंक में दे दिया। तो अगर इंस्टेंटली दे दिया तो रखा ही नहीं एक भी दिन, तो डायरेक्टली बैंक में मानो फिर उसको। कितना है, 6,000 रुपए का चेक ए मुखर्जी से आया था, तो टू ए मुखर्जी अकाउंट 6,000 रुपए डायरेक्टली बैंक पे अपन ने डाल दिए। तारीख क्या थी, तारीख थी आपकी जून 20। ठीक है भाई, अगला क्या है, ड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला। आ गई कॉन्ट्रा एंट्री। तो भाई 5,000 रुपए बैंक से निकाले हैं, तो बैंक से पैसा गया तो बैंक में तो 5,000 रुपए चले गए, बैंक में लिखा क्रेडिट साइड। आए किस में, मेरे हाथ में, तो 5,000 रुपए मेरे हाथ में आ गए, ये लिखो कॉन्ट्रा, ये लिखो कॉन्ट्रा। ठीक है, बैंक में लिखा हुआ है तो लिखेंगे बाय कैश, और कैश में लिखा हुआ है तो लिखेंगे टू बैंक। ठीक है जी, तारीख क्या है, 21। ठीक है, अगर यहां बोलता ऑफिस यूज तो भी ये एंट्री होती, अगर ड्राइंग बोलता कि पर्सनल यूज के लिए निकाले तो फिर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। ठीक है ना, इसने कुछ नहीं बोला तो मानेंगे ऑफिस के लिए पैसा निकाला होगा। ठीक है,
पेड ऑफिस सैलरी इन कैश, 4,000 रुपए की सैलरी दे दी, चलिए बाय सैलरी अकाउंट, कैश में दिए ना 4,000 रुपए की सैलरी, नेक टू नेक कैश चल रहा है हमारे पास, जून 29, ठीक है। सोल्ड गुड इन कैश एंड बैंक द सेम, सामान कैश में बेचा पर वो पैसा इंस्टेंटली बैंक में जमा करा दिया। तो देखो दो काम कर सकते हो, या तो पहले कैश में लो, यानी कि टू सेल करके कैश में पैसा ले लो, फिर वो पैसा जमा कराने की एंट्री करो, दो एंट्री करो। इससे अच्छा है आंख मूंदो, सर कैश में चेक सामान बेचा और बैंक में जमा नहीं कराया, सामान बेचा और पैसा बैंक में डाल दिया, कैश आया ही नहीं, ऐसा मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेम डे बैंक में करा दिया तो फिर क्या मतलब, पहले ले फिर करो, सेम डे करा दिया, मान लो डायरेक्टली उसमें चला गया भाई। तो यहां लिखेंगे टू सेल्स और 8,000 रुपए बैंक में। देखो कोई टेंशन नहीं है, अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहो वो भी हो सकता है। देखो अगर आप बोलो कि सर नहीं कैश में बेचा है, तो देखो हमने कैश में लिया 8,000 और फिर वो पैसा बैंक में जमा कराया, तो बैंक में जमा कराया तो ये बैंक में 8,000 आ गया और कैश में से 8,000 चला गया। देखो कैश में डेबिट में भी आया, क्रेडिट कैश कैंसिल, एट द एंड फर्क वही पड़ेगा, कोई मतलब ऐसा कोई बड़ा खेल नहीं है कि आप बोलो इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली अगर सेम डे कोई बैंक में जमा करा दिया पैसा तो हम मानेंगे कि भैया ठीक है बैंक से ही हुआ है सारा का सारा काम, ठीक है ना। जून 30 आखिरी, पेड रेंट बाय चेक 1,000 रुपए का रेंट जो है इसने चेक से दिया, मेरे को भी लाना इसी जगह 1,000 रुपए का रेंट होता है तुम्हारे, बाय रेंट अकाउंट चेक से दिया है 1,000 रुपए यहां से गए, समझ गए, जून 30, समझ गए भैया। तो ये पूरे ट्रांजेक्शन हो गए, अब बारी आती है बैलेंस निकालने, तो एक एक करके बैलेंस निकालते, कैश का भी निकलेगा और बैंक का भी निकलेगा। देखो पहले कैश का 10,000, कैश का तो डेबिट में ही आना है, तो यहां मैं लिख देता हूं 10,000, ठीक है, इधर भी लिख दिया 10,000, 7 तो बचा 3,000 का बैलेंस, 3,000 रुपए यहां लिख दिया, बाय बैलेंस सीडी जून 30, ठीक है जी। अब बैंक का किसी भी तरफ आ सकता है, तो पहले इधर करते हैं, देखो 50,000 और 5 55 55 और 10 65 65 72,500 72,500 और ये 8 80 500 और 86,500 आ रहा है। मैं एक बार कैलकुलेटर भी कर लेता हूं, है ना, पता लगे, नेतागिरी सी हो गई है ना, बेहतर है। 17,500 प्लस 5,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, 86,500, ये तो गए मरी गया है, तो वही दोनों तरफ ये लिख दूंगा क्योंकि ये दिख रहा है मेरे को 17-18,000 से ऊपर गया नहीं है, 86,500, ठीक है जी। अब इसमें से हुए 12 और 5 17, 17 और 1 18,500 इसमें से माइनस कर देंगे, 68,000 ये आ गया अपना, समझ गए। तो ये हो गया आपका पूरी डबल कॉलम कैश बुक, एंड अगेन वापस रिपीट कर रहा हूं, ये कैश इस बैलेंस इधर लिखा हुआ है पर एक्चुअल में ये बैलेंस किधर का है, डेबिट साइड का है। तो अगले महीने जब शुरुआत होगी तो यहां से शुरुआत होगी टू बैलेंस बीडी 3,000 और 68,000, समझ के आ गए, समझ के आ गए, जुलाई 1, समझ गए। तो ये हो गई आपकी डबल कॉलम कैश बुक। क्या कोई प्रॉब्लम आई किसी भी प्रकार की, सर इतना आसान होता है क्या ये, बिल्कुल इतना ही आसान है। अब देखो इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या, एक चीज हो सकती है, वो अगर तुम्हारे पेपर में आ गई, तो मेरे जब आई थी ना तो मैं तो मनी बना, हाँ मजा आ गया मजा आ गए, तो तुमको भी मजा आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक का छोटा वर्जन, छुटकू बच्चा वर्जन। अब ये है क्या पेटी कैश बुक, पहले इसको समझ लो, लॉजिक ही है इसमें सब कुछ, बाकी कुछ नहीं। देखो मेरे कंपनी है मान लेते हैं, उसमें 20 लोग काम करते हैं, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया, सामान लाने का और इलेक्ट्रिसिटी का और प्रिंटिंग का, बहुत सारे मतलब एक्स्ट्रा हजारों खर्चे होते हैं। तो मान के चलता हूं कि मेरा मोटा मोटा 2-4 लाख रुपए का खर्चा पूरे महीने का होता है, सैलरी वैलरी सब मिला मिलू के, ठीक है। अब मैंने एक चीज समझी कि ये तो मोटे मोटे खर्चे हैं, इसके साथ कुछ छोटे छोटे खर्चे भी होते हैं, जैसे मान लेते 4 लाख रुपए अपना मोटा मोटा खर्चा होता है पूरे महीने का ऑफिस चलाने, सैलरी वैलरी सब हटा के, बड़े बड़े खर्चे हटा के, छोटा सर चाय का खर्चा, है ना, 20 लोग हैं दिन में एक बार चाय पी ली, ठीक है। और सर कभी कभी है ना चाय के साथ चिप्स मंगा लेते हैं हम लोग, उसका खर्चा। सर पेन खत्म हो गए, उनका खर्चा। इमेजिन करो ये मेरे को बार बार फोन करे, सर वो 2 पेन ले आए क्या 2-2 रुपए वाले, सर वो
पेंसिल खत्म हो गई, एक पेंसिल का पैकेट लिया है क्या 20 रुपए का आ जाएगा। सर चाय मंगा ले क्या 15 रुपए की, सर चाय के साथ खारी मंगा ले क्या 5 रुपए, कितना परेशानी होगा ना मेरे को, ये क्या कर रहे हो तुम बार बार। तो भाई मेरा जो अकाउंटेंट होगा वो 4 लाख रुपए तो रखेगा, पर वो अपने नीचे एक आदमी को रख लेगा, उन 20 में से किसी एक को चले आ जाए यार तू, उसको क्या कहेगा, उसको कहेगा कि भाई देख मैं तुझे हर महीने 10,000 रुपए दूंगा, इन 10,000 रुपए में चाय, बिस्किट, खारी, पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबड़ और किताब, कॉपी, मतलब ये जो छोटा मोटा खर्चा है, इन सारे खर्चे को तू इस 10,000 में से मैनेज कर ले, और पूरा महीना खत्म होने के बाद मुझे बता दिया कि भैया कितना खर्चा आया। फर्ज करो कि एक महीना खत्म होने के बाद इसका आया 9,000 रुपए खर्चा, कि भाई इस महीने सब 9,000 रुपए चाय पानी इन सब में लग गए। तो मैं अगले महीने की 1 तारीख को बोलूंगा तेरे पास अभी कितना बचा है, सर 1,000 रुपए बचे 10,000 में से, तो एक काम कर 9,000 और ले ले, और महीने की पहली तारीख को तू वापस 10,000 कर ले, फिर तो 10,000 में से पूरा महीना चला, जितना बच जाएगा उसमें बाकी बचा हुआ मैं दे दूंगा, 10,000 करके वापस 1 तारीख से शुरू कर देंगे। इसको बोलते हैं पेटी कैश, यानी कि वो कैश जो मैं बिजनेस के छोटे छोटे बहुत छोटे इधर उधर के फालतू के खर्चे, या बोले तो ऐसे खर्चे जो कि ज्यादा काम के नहीं है, या जो कि चाय पानी के हो गए, इनके खर्चे मेंटेन करने के लिए रखता हूं। मैं पूरा अकाउंट 40,000 का आदमी तो रखूंगा नहीं इस काम के लिए, मैंने उन्हीं में से एक को चूज कर लिया, भाई तू संभाल लियो, जो भी होगा मुझे महीने के एंड में हिसाब दे देना। इसको बोलते हैं पेटी कैशियर। क्या बोलते हैं, पेटी कैशियर। वो बंदा जो होगा उसको बोलेंगे हम पेटी कैशियर, यानी कि छोटे मोटे खर्चों को संभालने वाला व्यक्ति। समझ गए। तो भाई यहां पर खर्चे कौन से आ रहे हैं, 10-20 रुपए, 50 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, ये वाले खर्चे। क्लियर हो गया। सो व्हाट इज पेटी कैश बुक, इट इज द बुक विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग पेटी यानी स्मॉल एक्सपेंसेस। जो व्यक्ति इसको रखता है उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। ठीक है। तो मेन कैशियर जो होता है अपना बड़ा वाला, जो सारे ही खर्चे देखता है, वो अपने नीचे एक पेटी कैशियर को रख लेता है, जिसका काम होता है कि छोटे छोटे एक्सपेंस जैसे स्टेशनरी, कोरियर, रिफ्रेशमेंट, इनको वो देख लेगा, और पेटी कैशियर जो है वो सारे खर्चे वो संभाल लेगा, और अगर उसको पैसे कम पड़ते हैं तो वो और मांग लेगा, और ज्यादा पड़ते हैं तो अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। ठीक है। तो अगर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में या पेटी कैश बुक लिखा हुआ है, बात दोनों सेम है। अब इसके अंदर कोई मतलब परेशानी नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा आएगा एक ही बार और पूरे महीने सिर्फ जाएगा ही जाएगा। इसमें पैसा आएगा एक बार और जब पूरे महीने जाएगा ही जाएगा। जैसे मैंने दे दिया भाई 10,000 रुपए रख ले, 1 तारीख को 10,000 दे दिए, तो पूरे महीने सिर्फ जा ही जा रहा है। तो इसमें 2 साइड बनाने की कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि यार एक डेबिट बना देंगे तो उसमें तो सिर्फ एक ही एंट्री होगी, पूरा क्रेडिट क्रेडिट से भराएगा तो बहुत अजीब लगेगा। तो इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग है। क्या है अलग, देखिए इसको ऐसे समझेंगे। ये इसका फॉर्मेट है। सर ये क्या है, समझाता हूं। पहले है डेट, तारीख, कौन सी तारीख को हुआ, मान लो 1 जून से शुरुआत हुई। ठीक है। अब मान लें कि सर 1 जून को मैंने आपको पैसे दिए 10,000, तो मैंने पर्टिकुलर में लिखा कि भैया टू कैश मेरे को मिल गए हैं 10,000 रुपए, रिसिप्ट इस तरफ लिखी गई। ठीक है। पूरे साल या पूरे महीने खर्चा ही होगा। जैसे मान लो चाय का खर्चा हुआ तो रिफ्रेशमेंट में डाल दिया। ठीक है। स्टेशनरी का खर्चा हुआ, कुरियर का खर्चा हुआ, तो मैंने यहां लिखते गए खर्चा कैसे हुआ, सॉरी बाय साइड, खर्चा बाय साइड आएगा ना। यहां पर टू बाय का कॉलम दोनों एक ही रहेगा, अलग अलग कॉलम नहीं आएगा। ठीक है। अब समझना, मान लो रिफ्रेशमेंट के 40 रुपए हुए, तो मैंने यहां लिखा 40 रुपए। अब मैं इसके साथ साथ क्या करूंगा, यहां पर रिफ्रेशमेंट के नाम का एक अकाउंट और खोलूंगा, यहां पर भी लिखूंगा 40 रुपए। स्टेशनरी हुई मान लो 100 रुपए की, तो यहां पर एक स्टेशनरी के नाम का खाता और खोलूंगा, इसको लिखूंगा 100 रुपए। मान लो कुरियर हुआ 30 रुपए का, तो मैं यहां कुरियर का खाता और खोलूंगा तो लिखूंगा 30 रुपए। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ऐसे तो मतलब खाते खुलते खुलते जाएंगे, लॉजिक क्या हुआ इस बात का, दो दो जगह लिख रहे हो एक ही चीज को। तो देख लॉजिक बड़ा सिंपल है, चाय का खर्चा जो थोड़ा ना एक ही बार होगा, वो तो हर रोज होगा। तो क्या होता है, जैसे मान लो चाय हुआ, कॉफी हुई, इनके 2-4 बार आएगा। मान लो एक बार टी का खर्चा आया, एक बार कॉफी का आया, तो कॉफी के खर्चे के लिए मैं कॉफी का अकाउंट नहीं बनाऊंगा, रिफ्रेशमेंट में ही लिख दूंगा भाई 30 रुपए और जुड़ गए इसमें। तो इससे क्या होता है, मुझे ये भी पता लगता है कि पूरे महीने रिफ्रेशमेंट का कितना आया, पूरे महीने स्टेशनरी का कितना आया, पूरे महीने कुरियर का कितना आया। यानी कि छोटे छोटे खर्चे अगर सिमिलर तरीके के हो रहे हैं तो उसको मैं एक तरफ से लिख दूंगा, यहां तो लिखूंगा ही और साथ में यहां पर भी लिख दूंगा। पूरा महीना खत्म होने के बाद मैं देखूंगा कि भाई एक्सपेंस कितने, मान लो 8,000 के एक्सपेंस है, बचा हुआ कितना बैलेंस है, बैलेंस आ गया आपका 2,000। तो वापस 8,000 रुपए वो व्यक्ति मेरे को और दे देगा और मेरा काम वापस 10,000 से शुरू हो जाएगा। समझ गए लॉजिक, समझ गए ना कैश बुक कैसे बनती है पेटी वाली।
ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए अपन एक अकाउंट और एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें एक बार पैसा मिला और फिर बहुत सारे खर्चे, देखो सिर्फ खर्चा ही खर्चा हो रहा है ना, सिर्फ खर्चा हो रहा है और कुछ नहीं है। एक बार पैसा मिला फिर खर्चा हो रहा है। तो एक बनाते हैं और उससे समझते हैं। दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये वीएन क्या है? वीएन का मतलब होता है वाउचर नंबर। मतलब क्या होता है, कंपनी होती है ना, तो वो बिल मांगती है, भैया लाओ बिल लाओ। आपने स्टेशनरी लिख दी, 100 रुपए का आया, कैसे आया? कच्चा पक्का बिल तो लाओ। तो फिर वो बिल मंगाते, तो बिल का नंबर लिखा था, बिल नंबर 1 है, बिल नंबर 2 है, ऐसा लिखा जाता है ताकि क्रॉस चेक करने में आसानी हो, कोई फ्रॉड ना करे, ऐसे जोड़ दिए 500 रुपए चाय के और चाय मंगाई नहीं। तो इसलिए वीएन लिखा रहता है, वाउचर नंबर, पर ये किसी काम का नहीं है, अपने को नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए एक अकाउंट बनाते हैं पेटी कैश का और समझते हैं कि भैया क्या कहानी है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। ये हुआ रिसिप्ट, ये हुई डेट, ये हुआ वीएन, ये हुआ तुम्हारा पर्टिकुलर, ये टोटल पे। और अब जो जो खाते बनेंगे वो इंडिविजुअल पेमेंट के बनेंगे, वो जैसे जैसे आएगा अपन देखते चलेंगे। ठीक है, समझ गए? आखिरी में अगर जगह नहीं बचती तो मिसलिनियस करके एक साथ डाल दूंगा, मैं टेंशन नहीं लेने का। रिसिप्ट, डेट, वीएन, पर्टिकुलर, टू पे, यानी कि पेमेंट कितनी है या पेमेंट, और अब आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2020 है, अप्रैल 1 है, 20,000 रुपए आपको मिल गए। तो 2020 यहां लिखा। ठीक है, 2000, या सॉरी रिसिप्ट में क्यों लिख रहा हूं मैं, डेट में आएगा ना, क्या हो गया भाई। 2020 यहां लिखा, यहां लिखा अप्रैल 1, रिसिप्ट हुआ है 20,000। ठीक है, तो यहां लिखा टू कैश अकाउंट, 20,000 रुपए मेरे पास आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज का खर्चा मैंने दिया है, कितना? 1600 रुपए के पोस्टेज स्टैंप वगैरह कुछ कुछ कराया होगा। तो यहां लिखा पोस्टेज अकाउंट, कितने रुपए दिए भाई तूने? 1600 रुपए, क्या दुनिया लगा रहा था क्या? 1600 रुपए। और मैंने यहाँ पर एक अकाउंट बनाया कुरियर का, कुरियर एंड पोस्टेज, पोस्टेज एंड कुरियर। ठीक है, कि भाई कुरियर पोस्टेज का कोई भी खर्चा होगा तो उसको एक साथ लिखते हैं। आप जरूरी नहीं है कि सर एक बनाओ, दो बनाना चाहता हूं, पोस्टेज का अलग कुरियर का अलग बना लो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप 10 बना लो, सबका अलग बना लो, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं बना दिया एक। ठीक है ना, आगे है पेड फॉर स्टेशनरी 1,000 रुपए। तो हमने यहां लिखा बाय स्टेशनरी अकाउंट 1,000 रुपए, और यहां बनाया स्टेशनरी का खाता, यहां भी लिख दिया 1,000 रुपए। सर बस इतना ही है, बस इतना ही करना, कुछ नहीं है। अगला है पेड बाय वेजेस 800 रुपए। मैं एक बार सबके आगे लाइन बना देता हूं, कंफ्यूजन ना हो जिससे। ठीक है, पेड फॉर वेजेस 800 रुपए, और पेड फॉर कैरेज 600 रुपए। तो यहां लिखा बाय वेजेस अकाउंट, बाय कैरेज वही गाड़ी भाड़ा 800 600, वेजेस कैरेज 800 600। सर यही करते जाना है, यही करते जाना है, और कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, कन्वेंस 600 रुपए। ठीक है, तो बाय कन्वेंस फीस 600 ही है ना, नहीं कन्वेंस कितना है, 880 रुपए। तो 880 रुपए कन्वेंस का अलग से बना रहा हूं मैं, देखो आप चाहो उसी में मर्ज कर सकते हो किसी और में, पर मैं अलग से बना रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ समझाना तुमको। उसके बाद है ट्रेवलिंग। ठीक है, ट्रेवलिंग कन्वेंस में ही आ जाएगा 3,200। ट्रेवलिंग 3,200। ठीक है, इसको कन्वेंशन ट्रेवलिंग डाल देता है, जगह नहीं है ना अपने पास इसलिए मिक्स कर रहे हैं। 3,200। इसके बाद क्या है, ऑफिस क्लीनिंग 400 रुपए का आपने ऑफिस क्लीनिंग कराया, बाय ऑफिस क्लीनिंग। अब देखो मुझे यहां दिख रहा है कि अपने पास जगह है नहीं, है ना, इसके बाद एक ही खाता बन सकता है, तो मैं यहां नाम लिख दूंगा मिसलिनियस। मिसलिनियस का मतलब बाकी छोटे मोटे जो ज्यादा काम के नहीं है। ठीक है ना, आप 3-4 के बाद भी मिसलिनियस लिख सकते हो, पर ठीक है जगह है तो अपन क्यों माथा मारे। ठीक है, अगला है पेड फॉर कुरियर 800 रुपए। तो बाय, क्या हो गया भाई, इधर गॉन किधर, बाय कुरियर 800 रुपए। अब कुरियर का अपन ने बना रखा है तो इसी में डाल देते हैं कुरियर का। ठीक है, और सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, कोई नोटिस वोटिस दिया होगा। ठीक है, बाय नोटिस कितना, 190 रुपए, और ये मिसलिनियस में डाल दिया 190 रुपए। समझ गए? क्लियर है? बस हो गया, लगाओ टोटलिंग।
कितना हुआ भाई? 1600 और 800 2400, 1000 800 600 4080 4080 और ये हुआ 590। सर इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है इसका, मेन मतलब इनका है। ठीक है, अब इन सबको एक बार टोटल कर लेते हैं। देखो कितना हो गया, 1600 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 600 प्लस 880 प्लस 3200 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 190, 9000। ओए राम, 9470 का आपका खर्चा हो गया। आपको मिले कितने थे? 20,000 रुपए। तो हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी कितने बचे भाई? 20,000 में से 9,470 गए तो 10,530 रुपए आपके बचे। ठीक है, देखना यहां इंपॉर्टेंट चीज है, यही बैलेंस आप यहां पर लिखेंगे 10,530 रुपए। क्यों लिखे सर यहां पर? अब बचा हुआ पेमेंट मिलेगा ना आपको बाय कैश, अगले महीने आपको बाकी बचा हुआ पैसा मिल रहा है कितना? वही 9,470 रुपए, और टोटल से आपके 20,000 से वापस से शुरुआत हो जाएगी अगले महीने। समझ गए? क्लियर है? आसान है? इजी हो गया? सिंपल। तो अगर आपके ये क्वेश्चन आ जाता है तो भैया भगवान से दुआ मांगना कि इससे आसान कुछ होता ही नहीं है, तो ये आ जाए तो मतलब मजे ही आ गए। वो लिख लेना, उधर से छापना, इधर लिखना, दैट्स ऑल। ठीक है जी, तो ये चैप्टर बालकों आपका हो जाता है पूरी तरीके से समाप्त। इस चैप्टर में कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला है, उस पर आप जाएंगे तो इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, इस चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा, और साथ साथ में इस चैप्टर में सिलेक्टेड 5 क्वेश्चन मैंने ऐसे निकाले हैं जिनको अगर आप कर लो प्रैक्टिस तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई मोटी बुक कुछ नहीं उठानी है, सिर्फ उससे काम हो जाएगा। 12वीं में हम इसको हेल्प बुक के नाम से देते हैं, जो 12वीं में जब आप आओगे तो आप ये आपके हाथ में आपके डेस्क पे होगी, अकाउंटेंसी की हेल्प बुक है। इसमें अकाउंटेंसी का सब कुछ है, ऐसे ही बिजनेस की भी है, इकोनॉमिक्स की भी है, जो कि सबके पास होती है। तो जब आप 12वीं में आएंगे तब आप इसको लेना, पर अभी आपके लिए सब कुछ फ्री है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।